नमस्कार। वॉइस ऑफ इंडियन लॉज में आपका स्वागत है। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023। तो आज हम इसी नए कानून के एक बेहद ज़रूरी हिस्से को समझने वाले हैं। वो हिस्सा है अदालतों के लगाए गए जुर्माने की वसूली। आखिर ये वसूली होती कैसे है, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जो न्याय को सिर्फ किताबों से निकालकर असल जिंदगी में लागू करता है। अच्छा, जरा सोचिए, कोर्ट ने किसी पर जुर्माना तो लगा दिया, पर क्या होगा अगर वो जुर्माना भरा ही ना जाए? सवाल तो यही है ना? क्योंकि देखिए, कोई भी कानून बना देना एक बात है, पर उसकी असली ताकत तो तब दिखती है जब वो जमीन पर लागू होता है। और आज हमारी पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की। ये वो नया कानून है जिसने बहुत पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC को रिप्लेस किया है और इसने भारत की पूरी क्रिमिनल प्रोसीजर को एक नई शक्ल दी है। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फाइन यानी जुर्माने इतने ज़रूरी क्यों हैं। फिर हम सेक्शन 461 पर नज़र डालेंगे जो अदालतों का रिकवरी टूल किट है। इसके बाद सेक्शन 462 और 463 देखेंगे जो अदालतों की पावर को दूसरे ज़िलों तक ले जाते हैं। फिर सेक्शन 464 की बात करेंगे जहां न्याय और थोड़ी नरमी का बैलेंस दिखता है। और आखिर में सेक्शन 465 और कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो खास तौर पर एग्जाम के लिहाज से जानना बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, क्रिमिनल मामलों में सज़ा के तौर पर जुर्माना लगाना एक बहुत ही आम बात है। इसीलिए ये समझना कि इस जुर्माने को वसूला कैसे जाता है बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही वो प्रोसीजर है जो ये तय करता है कि कोर्ट का फैसला सिर्फ एक कागज का टुकड़ा न रह जाए, बल्कि उसका असल में कोई असर हो। तो यहीं पर सीन में आता है सेक्शन 461। ये सेक्शन कोर्ट को वो पावर देता है जिसकी जरूरत तब पड़ती है जब कोई अपराधी जुर्माना नहीं भरता। आप इसे एक तरह से कोर्ट का रिकवरी टूलकिट समझ सकते हैं। इस टूलकिट में दो मेन औजार हैं। पहला, कोर्ट अपराधी की चल संपत्ति यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे जब्त करके बेचने का वारंट जारी कर सकती है। और दूसरा रास्ता यह है कि कोर्ट जिला कलेक्टर को वारंट जारी कर सकती है कि वो जुर्माने को भू राजस्व के बकाये की तरह वसूलें। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि कोर्ट चाहे तो इन दोनों तरीकों को अलग अलग या एक साथ भी इस्तेमाल कर सकती है। अब एक टर्म आता है, भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसको ऐसे समझिए, जैसे सरकार अपना प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वसूलती है ना, बस ठीक उसी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपराधी की चल या अचल मतलब मूवेबल या इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी से कोर्ट का लगाया हुआ जुर्माना वसूल सकता है। और यकीन मानिए, ये कानून का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन इस पावर पर कुछ जरूरी लिमिट्स भी लगाई गई हैं ताकि इंसाफ हो सके। कानून साफ कहता है कि अगर अपराधी जुर्माना ना चुकाने के बदले मिली जेल की सजा पूरी काट चुका है तो आमतौर पर वसूली का वारंट जारी नहीं होगा। हाँ, इसके दो एक्सेप्शन हैं। पहला, अगर कोर्ट कोई खास वजह लिख के बताए, या दूसरा, अगर जुर्माने का पैसा सेक्शन 395 के तहत किसी को मुआवजा देने के लिए चाहिए। और एक और बहुत जरूरी बात, रिकवरी के दौरान कलेक्टर अपराधी को अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकता। अब एक प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है, क्या होगा अगर अपराधी की प्रॉपर्टी उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, मतलब किसी दूसरे जिले में? बस यहीं पर कानून के सेक्शन 462 और 463 काम आते हैं जो कोर्ट की पावर का दायरा बढ़ाते हैं। कानून ने इन दोनों सिचुएशंस को बड़े अच्छे से हैंडल किया है। सेक्शन 462 तब काम आता है जब प्रॉपर्टी देश के ही किसी दूसरे जिले में हो। ऐसे में वारंट को उस दूसरे जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी DM से एंडोर्स करवाना होता है। उसके बाद ही वो वैलिड माना जाएगा। दूसरी तरफ है सेक्शन 463। ये एक अलग सिचुएशन के लिए है। मान लीजिए कि जुर्माना किसी ऐसी जगह की कोर्ट ने लगाया है जहां BNSS लागू नहीं होता, पर वसूली BNSS वाले एरिया में होनी है। तो ऐसे में वारंट सीधे कलेक्टर को भेजा जाएगा और उसे बिल्कुल सेक्शन 461 वाला वारंट ही माना जाएगा ताकि प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 464 की। ये सेक्शन इस पूरी प्रक्रिया में एक इंसानी पहलू जोड़ता है। ये उन लोगों के लिए एक राहत की तरह है जो शायद एक बार में पूरा जुर्माना न भर सकें। ये न्याय और उदारता के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन बनाता है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी को सिर्फ जुर्माने की सजा हुई है, जेल की नहीं,
और वो तुरंत पैसे नहीं दे सकता तो कोर्ट उसे 30 दिन के अंदर पहली किश्त या पूरा अमाउंट जमा करने का टाइम दे सकती है, और बाकी की किश्तों के लिए भी 30-30 दिन का वक्त मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, अगर एक भी किश्त भरने में चूक हुई तो कोर्ट बिना देरी किए जेल की सजा को लागू कर सकती है। अब इस दौरान जब तक किश्तों का पेमेंट चल रहा है, तब तक जेल की सजा को सस्पेंड रखने के लिए अपराधी से एक बॉन्ड भरवाया जाता है। ये बॉन्ड एक तरह से कोर्ट के लिए गारंटी होता है कि अपराधी पेमेंट की तारीखों पर हाजिर रहेगा और उसे पैसे का इंतजाम करने के लिए छोड़ा जा सकता है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और फिर अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी जरूरी बातों को फटाफट समराइज करेंगे। सेक्शन 465 एक बहुत सीधा लेकिन बेहद जरूरी नियम बताता है। ये कहता है कि सजा को लागू करने का वारंट या तो वो जज या मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है जिसने सजा सुनाई थी, या फिर उनकी जगह पर जो नया ऑफिसर आया है वो भी कर सकता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया चलती रहे, भले ही ओरिजिनल जज का ट्रांसफर हो गया हो या वो रिटायर हो गए हों। और अब खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए जो जुडिशियरी, एपीओ या पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगली स्लाइड में कुछ बेहद जरूरी पॉइंट्स हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। चलिए इन एग्जाम पॉइंटर्स को जल्दी से देख लेते हैं। कीवर्ड याद रखिए, भू राजस्व के बकाया। ये सेक्शन 461 से जुड़ा है। सेक्शन 464 की शर्त क्या है? सजा सिर्फ जुर्माना होनी चाहिए। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो दूसरे जिले में वसूली के लिए डीएम का एंडोर्समेंट जरूरी है, यह सेक्शन 462 में है। वारंट कौन जारी करेगा? सजा सुनाने वाला जज या उनका सक्सेसर, यह सेक्शन 465 कहता है। और हां, ये नोट कर लीजिए कि सेक्शन 461 में कलेक्टर के पास वसूली की पावर है, अरेस्ट की नहीं। ये सब पॉइंट्स एग्जाम में घुमाकर पूछे जा सकते हैं।